बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, जियो टेलीविजन की एक ट्वीट की शरारत या एक टारगेट किया गया, जिस तरह रिचर्ड ग्रेनल को, और उसके बाद वो मामला कैसे आउट ऑफ हैंड्स हो गया है, वो कल से आप देख रहे हैं कि वो एक इशू, नेशनल इशू बन गया हुआ है। और ऑब्वियसली जब आप अमेरिकन प्रेसिडेंट की कोर टीम के एक इतने अहम रुकन को पर्सनली हिट करेंगे और फिर उसके ऊपर रिटेलिएशन उनकी जानिब से आएगी, तो वो ऑब्वियसली एक नेशनल इशू बनेगा। इसके ऊपर मेरा मुद्दा तो बड़ा सादा सा है कि यहाँ पर जो भी बच्चा बैठा हुआ था डिजिटल मीडिया का जियो के डेस्क के ऊपर, जिसने वो ट्वीट किया था या जहाँ से ये लाइन उसको मिली थी ये चीज़ को हाईलाइट करने की, उनको थोड़ा सा एहसास ही होना चाहिए था कि ये वही अमेरिका है जिसके बारे में हमारे मौजूदा वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब वेंटिलेटर का नाम दे चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर का काम करता है अमेरिका, और वो स्विच कर देंगे तो पाकिस्तान की मुशत मर जाएगी एंड ऑल दैट। और फिर इतनी एक पार जो जिसको बार बार आप कहते हैं कि सुपर पार है, मैं नहीं कह रहा, नून लीग माजी में जब अपोजिशन में तो कहती आई है सुपर पार है, हम उनसे अपने हालात ख़राब नहीं कर सकते, इमरान खान ने हालात ख़राब किए, ब्ला 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 ब्ला। वो प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है, एक ट्वीट की जगह कई ट्वीट्स आ रही हैं, चंद मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर्मर कांग्रेसमैन मैट गीट्स, उन्होंने भी लिखा इसी रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट के ऊपर, उन्होंने कोट ट्वीट करके लिखा, फ्री इमरान खान। आबिद अयूब, थैंक्स रिक, इट इज़ एब्सोल्युटली टाइम टू फ्री इमरान खान, सेकंड ट्वीट। थर्ड ट्वीट आगे चल के डैरन जीपीटी, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एंड इट विल हैपन, खूबसूरत बयान और ये होता होगा, ये होगा, इट विल हैपन का जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया कि इमरान खान रिहा होंगे। सवाल यहाँ पर दो तीन मोटे मोटे हैं कि हमें गवर्नमेंट ट्रंप के इलेक्शन से लेके आज तक आप देखते आइए तो कि जब बार बार ट्रंप के खिलाफ कैंपेन्स मौजूदा सियासतदान और इनके को माइंडेड या लाइक माइंडेड जो सहाफ़ी थे वो एक ही कैंपेन चलाते आए ट्रंप के खिलाफ। अब वो ट्रंप के खिलाफ जो कैंपेन थी उसका आज आपको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रंप को, जब ट्रंप की टीम इमरान खान से मुशाबियत देते थे तो यही इनको खटकता था कि कल को अगर ट्रंप जीत गए तो इमरान खान सिर्फ की रिहाई के लिए वो किरदार अदा कर सकेंगे, और यही चीज़ इनको खौफ था। अब यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इस कदर मुदाखलत कर सकता है कि नहीं कर सकता। माजी की मिसालें मौजूद हैं, बदकिस्मती की बात है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल के जो इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क की हुकूमतों को डिक्टेट करे और वो उनसे फैसले करवाए। लेकिन फिर मुझे सवाल ये करना पड़ता है कि ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में कैसे आई हुई है, कि क्या ये हुकूमत है भी, क्या अखलाकी जवाज़ भी इनके पास है। क्योंकि जब आप सच पे होते हैं, हक पे होते हैं, तो फिर आप पैरों पर वजन भी डाल सकते हैं, आप खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप नहीं होते हक सच के ऊपर, मैंडेट चोर होते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं, बहुत सारे इस तरह के मैंडेट फॉर्म 45 47 के इल्ज़ामात होते हैं, तो फिर आपकी वो आपके पास मॉरल ग्राउंड भी नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड भी आप लोग नहीं ले सकते। और यही प्रॉब्लम यहाँ पर हुकूमत के साथ भी है। और अब ये जो जियो की शरारत थी, ये मौजूदा बाकायदा एक कैंपेन बन गई है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और अमरीकन जो हैं वो सेनेट हो जाए, वो वहाँ पर वो हो जाएँ, कांग्रेसमैन हो जाएं, वो अच्छी खासी इस कैंपेन के ऊपर अब ये जोर बढ़ता जा रहा है। और ये 4 ट्वीट्स नहीं है, इसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो 24 अक्टूबर 2024 को अमरीकी वायन नुमाइंदगान में से 60 के करीब डेमोक्रेट्स ने अमरीकी सदर को खत लिखा था। फिर 16 नवंबर को अमरीकी कांग्रेस के 46 अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को एक खत लिखा था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करे। तो ये कैंपेन अब बढ़ती जा रही है और इवेंचुअली मामलात लगता है कि ख़राब भी अमेरिका के ख़त की वजह से हुए थे, और अब मामलात तहरीक इंसाफ के लेकर ठीक भी शायद अमेरिकी ख़त से ही होंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक एंगल मैं सिर्फ उसको टच कर लूँ, फिर आगे आज की असम्बली के सेशन पे बात करते हैं। जो बाइडन की इंतज़ामिया के अंदर या उनकी सारी हुकूमत के अंदर, उनकी टीम के अंदर डिक्लेयर्ड हमजिन्स परस्त थे, वो आज तक खबर नहीं बन सकी। मेरे पास ये नाम है सामने, लेकिन मैं उसको क्या डिटेल में जाऊँ। डिक्लेयर्ड जो थे, जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता थी पूरी दुनिया को, वो आज तक खबर नहीं बन सकी। रिचर्ड ग्रेनल क्यों खबर बने? जस्ट बिकॉज कि वो इमरान खान साहब के हक में बात कर चुके हुए। अब आ जाइए आज के असम्बली की कार्रवाई के ऊपर, क्योंकि इन सारी हैपनिंग्स के बाद असम्बली की आज का सेशन जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2 स्टेटमेंट्स ख्वाजा आसिफ साहब की, माजी की कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, हमारी मुश्त वेंटिलेटर के ऊपर है और अमेरिका उसका स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता है। और आज ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के बाहर फरमाया कि जनाब जो भी होगा पाकिस्तान के अंदर होगा, अमेरिका हमारे फैसलों में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि आज कुछ आइस ब्रेक हुई है, और ये आइस ब्रेक होना अमेरिकी प्रेशर की वजह से कह लीजिए, अपने सियासतदानों को अक्ल आने की वजह से कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मैं ये मानने से कासिर हूँ, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं ये मानने से कासिर हूँ कि मुस्लिम लीग नून जब जुडिशरी, तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद इकट्ठी, इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े के ऊपर, ये होते हुए इमरान खान साहब के बारे में केयर करेंगे या एक बड़ी सियासी जमात को डेमोक्रेसी के नॉर्म्स का ख्याल रखते हुए स्पेस देंगे, मैं ये मानने से कासिर हूँ।
ये रुथलेस किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं, डू और डाई की पॉलिटिक्स करते हैं, और इनके पास और हल भी कोई नहीं था। इमरान खान बाहर आते हैं तो इनका वजूद सियासी हद तक किस कदर डैमेज है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं आज की असेंबली के सेशन से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत साहब से कहानी स्टार्ट होती है। मरवत साहब ने कहा, आज की असेंबली में हर वक्त ऐसा माहौल होता है जैसे सौतनें लड़ रही हैं। कौमी असेंबली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह आए हुए हैं, 8 महीनों में हमने देखा कि यह नेशनल असेंबली नहीं है। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरी जाती राय है कि कौम के साथ झूठ बोला जाता है, कोई मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं होते जब तक सियासी कुव्वतें TORs डिस्कस ना करें और फिर वो TORs इस्टेब्लिशमेंट से डिस्कस करें। कौमी असेंबली इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर राना तनवीर और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के दरमियान झड़प भी हुई। यहाँ से मामला स्टार्ट होता है शेर अफजल मरवत की स्टेटमेंट से। एक पॉजिटिव जेस्चर दिया शेर अफजल मरवत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और इनको फिर पूरी नून लीग ने अक्रॉस द बोर्ड बड़ा अप्रिशिएट किया। यहाँ पर आगे ख्वाजा आसफ की स्टेटमेंट जो है, जरा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। ख्वाजा आसफ ने यही फरमाया कि जनाब, एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात ऐसे तो नहीं हो सकते। और फर्दर उन्होंने फरमाया कि जब मुझे बी चौक में अमवात का कोई इल्म नहीं, लतीफ़ खोसा कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं, ये बताएं वहाँ रेंजर्स वालों को किसने मारा है। मजम्मत जब होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए, मनपसंद लोगों की मजम्मत नहीं होनी चाहिए। मेरी ज़ुबान आग उगलती है, लेकिन मैंने इस ऐवान का हाल देखा हुआ है। जेल में मुझसे 6 डिग्री में कंबल भी लिया गया था। मैंने जाए नमाज पर 12 रातें गुजारी, अपना फिर आगे से जेल के अहवाल बताएं। सवाल यहाँ पर यह है, रेंजर्स की शहादतें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सबके लिए इकट्ठा पढ़ा जाना चाहिए, जो भी शहादतें हुई हैं, और उसका जिक्र कर चुके हुए हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी। आज उन्होंने भी कहा कि सबका इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन सबके लिए पढ़ा जाना चाहिए था, जितने भी शहादतें हुई हैं। रेंजर्स को गाड़ी कौन सी थी, किसने हिट किया, किसने शहीद किया, ऑन रिकॉर्ड है, FIR हो गई है, बंदा अंदर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो गोलियां लगी, जिनके डेथ सर्टिफिकेट आ गए हुए हैं, जिनकी मैयतों की फुटेजेस आ गई हुई हैं, जिनके जनाजों की फुटेजेस आ गई हुई हैं, हुकूमत उसका जवाब दे दे कि गोली कैसे चली, वो गोली किसकी थी, किसके ऑर्डर के ऊपर चली। और आप तहरीक इंसाफ से जब ये सवाल पूछते हैं कि ये मुख्तलिफ आरा या मुख्तलिफ नंबर बताते हैं, तो भाई सवाल तो एक सादा सा है ना। आप हुकूमत हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, CCTV फुटेजेस लेके आएँ, नेशनल मीडिया सारा आपके साथ होता है, हुकूमत के साथ ही होता है, और फिर आप जैसी हुकूमत के तो बिल्कुल ही नीचे लगा होता है। दें फुटेजेस उनको सारी, वो CCTV फुटेज की, बोलें घंटा घंटा चलाओ यार, ये जो टाइम कहते हैं कि ऑपरेशन हो रहा था, वहाँ पर गोली चली है, ये है, वो सारी फुटेज हमारे पास है, ये लो चलाओ, गलत साबित करो इनको, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप हुकूमत हो, रिलीज ऑल दो CCTV फुटेजेस। ये कैपिटल है, D चौक है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बाहर है, रेड जोन है, 1-1 इंच कैमरे से कवर्ड है, लाएं चलाएं वो। आज भी उन हलाकतों, उन शहादतों के ऊपर सियासत मत करें। ये तहरीक इंसाफ को बार बार कहते हैं कि जनाब वो सियासत कर रहे हैं उन शहादतों के ऊपर, आप सियासत कर रहे हो। आपके वज़रा ने कहा कि ये टिकटॉक के ऊपर जनाजे हैं, और जो जनाजा देखते हैं उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा डाल देते हैं। ये तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा था, ये आप लोगों ने तस्हीक की थी शहादतों की, ये आपने सियासी कारकुनों, सियासी जिद्दोजहद की तस्हीक की थी, और यहाँ पर आपको अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह साहब की लोग बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो हुआ था, तब वो जो मनशियात वालों के ऊपर केस बना था, तब भी जो सेन वॉइसेस थी तब भी कहती नहीं कि ये गलत केस बना है। वो उस तरह का केस एक था, आपके मौजूदा दौर के अंदर हर केस वैसा ही फेक केसेस बनाए गए हैं। सियासतदानों से इमरान खान से लेकर नीचे तक हर केस जो है वो फेक केस बनाया गया। अगर वो ठीक होते तो एक केस के बाद अगला केस बनाने की जरूरत ना होती, जहाँ पर जमानत होती है अगला केस बना होता है। तो ये मौजूदा दौर के अंदर मुज़ाकरात, चीज़ों को आगे लेकर चलना, हुकूमत, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये हुकूमत के लिए लास्ट वार्निंग होनी चाहिए। ये ट्वीट्स अमेरिका से आने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना, ये हुकूमत वक्त के लिए आखिरी वार्निंग होनी चाहिए। अगर मामलात आप इससे भी आगे लेकर चलते हैं और ट्रंप को इवेंचुअली खुद से कहना पड़ता है कि जनाब आपने अपने साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर कानूनी तौर के ऊपर कैद करके रखा, उसको रिहा करें, तो फिर तो मर मुकण का मुकाम है, फिर आपको छुपने की जगह इस मुल्क में नहीं मिलेगी। फिर आप इस चीज़ को एक और चीज़ साबित कर देंगे कि माजी का जो खत आया था वो इतना इन्फ्लुएंशियल था, डोनाल्ड लू वाला, कि तब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, और अब का खत इतना तगड़ा है, या आपका टेलीफोन इतना तगड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन के ऊपर साबिका वज़ीर आज़म, जिसके ऊपर 200 के करीब आपने मुकदमात बना रखे हैं, उसको रिहा किया जा रहा है। चॉइस इज शहबाज शरीफ। एट दिस मोमेंट शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की चॉइस है कि वो किस तरह चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहते हैं। कि अपनी डेज टू कम फेस सेविंग देना चाहते हैं, या बिल्कुल मुंह की खाना चाहते हैं कि ओपनली ठीक है, ठग करके आओ भाई। सो दिस इज देयर चॉइस। क्योंकि मेरे पास तो मैं फिर कह रहा हूँ, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वो मैं मान ही नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई करे, इंटरफेरेंस करे कि बाहर की ताकत। मेरा ज़मीर, मेरी इज्जत नफ्स, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इजाज़त ही नहीं देती। एक डेमोक्रेट होते, एक आज़ाद मुल्क का शहरी होते, कि मेरे मुल्क के अंदर क्यों कोई इन्वॉल्व हो। लेकिन जब सियासतदान उनकी गोद में जाकर बैठते हैं, बार बार कहते हैं कि वेंटिलेटर हैं आप हमारे,
आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही हमें देते हैं, हम खाते हैं और हमारी इकॉनमी चलती है, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं मजबूरन कहना कि भाई उत्तो ही बह के मामला चलते हैं, आप लोग खुद लेके जाते हो उनके पास मामला। बज़ाहिर लग रहा है कि मामला एक बार फिर से वहाँ पर पहुँचे पड़े हैं और हुकूमत को ये वार्निंग्स टाइम टू टाइम मिल रही हैं, और ये आखिरी वार्निंग मेरी कैलकुलेशन के अंदर अमेरिका की जानिब से मामला ठीक करने की, ये रिसेंट जो ट्वीट्स हैं, इसको आखिरी वार्निंग हुकूमत को समझा जाना चाहिए। नहीं समझते, ना समझे, हमने तो जो अपनी थोड़ी सी बसीरत होती है, जो अपने पॉलिटिकल मैटर्स में या जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है, उसके नतीजे में बात करनी होती है। होपफुली मामलात आगे चलेंगे, चलने चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी हम सबका मुद्दा है, अनाओं को कुर्बान करना चाहिए, ज़िबा करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि चंद शख्सियात, 2 4 10 शख्सियात की अना की कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी नहीं दे सकते। मज़ीद पुश करेंगे अपनी अनाओं में, इनको मज़ीद अजियत में, कर्ब में आप इनको मुब्तला करेंगे, फिर ये फटेंगे, फिर ये सड़कों पे होंगे, आप आगे आगे होंगे, आपके गिरबान कौम के हाथ में होंगे। अगर सियासतदानों ने वही वक्त लेके आना है, उसी तरह का इन्होंने सियासत करनी है, गालम गलोच की, एक दूसरे के गिरबान नोचने की, करते रहिए, बट वो वे फॉरवर्ड नहीं है पाकिस्तान की। वे फॉरवर्ड आज भी ये है, इकट्ठे बह जाओ, इज्जत नाल मामला हल करो, अगे टुरन दो, बेगुनाह कैदियों को रिहा करो, जिसका मैंडेट है उसको वापस करो, और अगर आप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, दोबारा इलेक्शन कराओ, जिसको कौम वोट दे वो इक़्तिदार संभाले। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।